Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you History chapter 6 and the topic is Towns, Traders and Craftsmen अर्थात नगर, व्यापारी और शिल्पकार या दस्तकार, जिसे सरल भाषा में आप कारीगर कह सकते हैं. In this chapter, you will learn what led to the growth of urban centers in the medieval period. इस अध्याय में आप मध्यकाल में शहरी केंद्रों का विकास किस प्रकार हुआ, यानी किस वजह से शहरी केंद्रों का विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स, विभिन्न प्रकार के शहरी केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे. हाउ ट्रेड एंड ट्रेडिंग सेंटर्स वेयर इम्पोर्टेंट, और मध्यकाल में व्यापार और व्यापारिक केंद्र किस प्रकार से महत्वपूर्ण थे, कैसे महत्वपूर्ण थे, इस पर विचार विमर्श करेंगे. एंड एट लास्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, और अंत में भारत में शिल्प या दस्तकारी तथा उद्योग के विकास पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. In the modern sense of the term, an urban center or a town is defined on the basis of density and size of population. यानी आधुनिक अर्थ में या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब हम इस शब्द का अर्थ निकालेंगे तो an urban center or a town is defined on the basis of density and size of population. तो जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शहरी केंद्र को परिभाषित करेंगे तो ये जनसंख्या का आकार या घनत्व के आधार पर हम इसको परिभाषित करेंगे. बट द medieval towns were market centers where a sizable population lived and made a living not only from agriculture but also through other modes of production. लेकिन जब हम मध्यकालीन नगरों या शहरों के बारे में चर्चा करेंगे तो वो जो मध्यकालीन नगर थे वो बाज़ार वाले केंद्र थे, बाज़ार आधारित केंद्र थे, जहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या रहती थी और अपनी आजीविका न केवल कृषि से बल्कि अन्य प्रकार से, यानी उत्पादन के अन्य स्रोतों से अपनी जीविका चलाते थे. नाउ कम टू द टॉपिक. इन साउथ इंडिया वी गेट रेफरेंसेज ऑफ पत्तीनम, जिसे हम एम्पोरिया यानी वाणिज्यिक स्थान भी कहते हैं, एंड वालापुरम, जिसे कोस्टल टाउन्स यानी तटीय नगर कहते थे. इन साउथ इंडिया वी गेट रेफरेंसेज, यानी दक्षिण भारत में हमें इनका रेफरेंस मिलता है वाणिज्यिक स्थान के बारे में, जिसे पत्तीनम कहते थे, और तटीय नगर जिसे वल्लापुरम कहते थे. इन बिटवीन द टू वेयर द नगरम्स विच कुड लूजली बी इक्वेटेड विद द कस्बाज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन. और इनमें से जो इन दोनों में से नगरम जो था, जिसे हम उसकी तुलना हम उत्तर भारत या डेक्कन क्षेत्र के कस्बा से कर सकते हैं. यानी नगरम जो होते थे वे उत्तर भारत के कस्बा से मिलते जुलते थे. मेडाइवल पर्शियन सोर्सेज रेफर टू द शहर, जिसे सिटी कहते हैं, एंड कस्बा, जो छोटे नगर होते थे उनको कस्बा कहा जाता था. ये पारसी सूत्र हमें बताते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लार्ज एंड ए स्मॉल टाउन, यानी बड़े शहर और छोटे शहर में अंतर करने के लिए. यानी बड़े शहर को शहर यानी सिटी कहा जाता था और छोटे नगर या शहर को कस्बा कहते थे. और कस्बा वाज लार्जली एन एक्सटेंशन ऑफ द विलेज, यानी जब गांव का विस्तार हो जाता था तो उसे कस्बा कहा जाता था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, यानी मध्यकाल में शहरी केंद्रों का विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ. While the archaeological evidence available for earlier periods is not much, the literary evidence including travelers' accounts of the 13th century
टेस्टिफाई टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर। यानी प्रारंभिक काल के हमें जो है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य कम मिलते हैं, लेकिन जो लिटरेरी एविडेंस है यानी लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं या जो यात्री होते थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमें 13वीं शताब्दी के शहरी क्षेत्रों के विकास के बारे में जानकारी देते हैं। सम ऑफ द मेजर टाउन्स मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज आर दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, अहिलवारा, कैम्बे, कारा, लखनऊती, दौलताबाद जिससे देवगिरी भी कहते थे, आगरा, मछलीपट्टनम, सूरत, हुगली एंड पटना। यानी जो समकालीन स्रोत हमें जिन नगरों की जानकारी देते हैं उसमें इन नगरों का वर्णन किया गया है। इन नगरों का अर्थ हुआ कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है, लाहौर भी पाकिस्तान में है। इन नगरों का वर्णन ये समकालीन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, वर्णन किया गया है इनका। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज इंडिकेट दैट सम ऑफ दी सिटीज वेयर क्वाइट वीक। ये जो समकालीन स्रोत हैं वो हमें उस समय के कुछ बड़े नगरों की ओर इशारा करते हैं। इब्न बतूता हु विजिटेड दिल्ली इन 1330 डिस्क्राइब्स इट एज ए सिटी ऑफ enormous extent and population and the largest city in the Islamic East। इब्न बतूता 1330 में दिल्ली का भ्रमण किया था और उसने इस नगर को बहुत बड़ा बताया था। एक्सटेंट एंड पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट सिटी इन द इस्लामिक ईस्ट, यानी पूर्व के क्षेत्रों में, यानी इस्लामिक पूर्व वो कहता था। जो इब्न बतूता था उसने दिल्ली को एक बहुत बड़ी आबादी वाला नगर बताया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स। यानी जो शहरी केंद्र थे मध्यकाल में वो किस प्रकार के थे। ब्रॉडली द मेडाइवल टाउन्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन्स, पिलग्रिमेज टाउन्स, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। यानी सामान्यतः जो मध्यकाल के नगर थे उन्हें हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक नगर, जिसे कोर्ट टाउन्स यानी अदालती नगर भी कहा जाता था। पिलग्रिमेज टाउन्स यानी तीर्थाटन के नगर, जहाँ पर लोग तीर्थाटन के लिए आते थे। पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स अर्थात बंदरगाह और व्यापारिक नगर। ये 3 प्रकार के नगर होते थे। अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन्स, यानी प्रशासनिक या अदालती नगर। द सल्तनत पीरियड सॉ ए स्पर्ट ऑफ न्यू टाउन्स विद दिल्ली बीइंग द सीट ऑफ पावर। यानी जब भारत में सल्तनत पीरियड आया तो उस समय दिल्ली जो था वो सत्ता का केंद्र था। द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास प्रिफर टू स्टे एट देयर इक्ता हेडक्वार्टर्स अलॉन्ग विद देयर कैवेलरी। जो शासक वर्ग होते थे उनके सदस्य इक्ता यानी हेडक्वार्टर में रहना पसंद करते थे। दिस इक्ता हेडक्वार्टर्स इमर्ज्ड एज कैंप सिटी, जिनको कहा जाता था। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिटीज इंक्लूड, यानी जो इक्ता वाले हेडक्वार्टर थे वे थे हंसी, कारा और अहिलवारा। दिस कैंप और कोर्ट टाउन्स वर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑफ द एरिया। ये नगर जो होते थे उस क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र होते थे, यहीं से प्रशासन चलता था। दे सर्वाइव्ड ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्सेज। तो उनका अस्तित्व कैसे था, यानी इन नगरों का अस्तित्व किन चीज़ों पर टिका हुआ था। तो ये जो है कृषि से जो राजस्व प्राप्त होता था और अन्य स्रोतों से आने वाले राजस्व से इनका कामकाज चलता था। बिल्डिंग टाउन्स, फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट अमंग द दिल्ली सुल्तान्स हु अंडरटुक मैसिव टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट।
दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था, जिसने अनेक इमारत बनाने का परियोजना अपने हाथ में लिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एज मेनी एज 17 सिटीज एंड फोर्ट्स। उन्होंने 17 नगर और किलों के निर्माण के लिए नींव रखा था। दिल्ली ऑल थ्रू इट्स हिस्ट्री विटनेस्ड द construction of many capitals within its territorial limits. While choosing an administrative or court site, two considerations were made: defense and water supply. यानी जब शासक उस समय कोई शासनिक नगर बसाना चाहते थे तो उनके ध्यान में दो चीज़ें होती थीं। पहला डिफेंस यानी सुरक्षा, और दूसरा पानी यानी पानी की आपूर्ति जिस क्षेत्र में सुगमता से हो। शाहजहां शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम फतेहपुर सिकरी एंड आगरा टू दिल्ली प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर एंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दिस प्लेसेस, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद सालिह काम्बो इन हिज अमल ए सालिह। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सिकरी और आगरा से दिल्ली इसलिए शिफ्ट किया था क्योंकि उन जगहों का जो मौसम था वो बहुत गर्म था और वहाँ पर पानी का भी अभाव था। इसका वर्णन हमें मोहम्मद सालिह काम्बो की पुस्तक अमल ए सालिह में मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। पिलग्रिमेज एंड टेम्पल टाउन्स यानी तीर्थाटन और मंदिरों का नगर। There was an increase in temple building activity during the medieval period, especially in South India. मध्यकाल में मंदिरों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता था, खासकर दक्षिण भारत में। One of the significant features of these temples was the growth of towns around them. और इन मंदिरों के जो विशेष लक्षण होते थे वो होते थे कि उन मंदिरों के आसपास नगरों का विकास। A large number of pilgrims visited the temple during the festivals which used to take place quite often. बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री जो थे इन मंदिरों का भ्रमण करते थे त्यौहार की ऋतुओं में, यानी जब त्यौहार होते थे। और भारत तो त्योहारों का ही देश है, यहाँ पर त्यौहार अक्सर मनाए जाते हैं। This necessitated the employment of a large number of priests, innkeepers, food sellers, etc. तो जब इन नगरों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते थे तो इनकी देखभाल के लिए, इनके भोजन के लिए, इनको अन्य प्रकार सुविधा प्रदान के लिए बड़ी संख्या में पुजारियों की नियुक्ति होती थी। धर्मशाला के जो रख रखाव करने वाले होते थे उनकी नियुक्ति होती थी। भोजन के विक्रेता की ज़रूरत पड़ती थी तो इन्हें नौकरी मिल जाती थी। thus leading to the growth of full-fledged temple towns like, तो इस वजह से मंदिरों का नगर विकसित हुआ जिसमें शामिल है मदुरई जो तमिलनाडु में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, और द दरगाह ऑफ वेरियस पॉपुलर सूफी सेंट such as Salim Chishti at Ajmer also attracted a large number of pilgrims and led to the growth of pilgrimage towns. और सूफी संतों के जो दरगाह होते थे जैसे अजमेर का सलीम चिश्ती का दरगाह, यहाँ भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते थे। Now move to the next topic, port and trading towns यानी बंदरगाह और व्यापारिक शहर। The urban craft production received a twofold impetus with the establishment of the Delhi Sultanate. First, the Sultanate ruling class remained town centered, यानी सल्तनत का जो शासक वर्ग था वो शहर केंद्रित था, यानी शहर में ही रहते थे। It spent resources in towns, यानी जो शासक थे अपने संसाधनों को शहर में खर्च करते थे। Which helped the urban craft sector to grow, जिससे शहरी दस्तकारी या शिल्पकारी का विकास होता था, बढ़ते थे। द नोबिलिटी ऑल्सो क्रिएटेड एन मास मार्केट फॉर हैंडीक्राफ्ट, और जो बड़े कुलीन लोग होते थे वे
हस्तशिल्प से बने चीज़ों को पसंद करते थे, जिससे ये बाजार फलते फूलते थे। द सेकेंड फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू अर्बन मैन्युफैक्चर्स was the introduction of a number of technological devices that reached India with the Turks। और दूसरा कारक जो था, जो शहरी उत्पादकों को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदेह था, वो था बहुत से तकनीकी यंत्रों का भारत में पहुंचना। और ये जो तकनीकी यंत्र थे या तकनीकी डिवाइस थे, वो तुर्की के जब लोग यहाँ आए थे तो उनकी वजह से इन तकनीकी यंत्रों का आविर्भाव हुआ था भारत में। इन द लग्जरी सेक्टर सिल्क वेविंग एक्सपेंटेड एंड कारपेट वेविंग केम फ्रॉम पर्सिया। और जो शानो शौकत की चीज़ें होती थी, सिल्क वेविंग यानी रेशम के वस्त्र, और कारपेट वेविंग जो होते थे पर्सिया से यानी ईरान से आया था भारत में। द अदर नोटेबल अर्बन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वाज पेपर मेकिंग। और जो शहर में जो उल्लेखनीय उत्पादन होता था वो था कागज का निर्माण। परहैप्स ए मेजर सेक्टर ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट वाज द बिल्डिंग इंडस्ट्री। और शहर में जो लोगों को रोजगार मिलता था वो भवन निर्माण में से प्राप्त होता था। द टर्क्स एंड द मुगल्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड ए नंबर ऑफ न्यू क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स लाइक मेकिंग ऑफ आयरन स्टिरअप एंड आर्मर फॉर द कैवेलरी। अब और जब मुगल वंश का यहाँ स्थापना हुआ तो उन्होंने बहुत से दस्तकारी और तकनीक का इस्तेमाल किया और उसे लोकप्रिय बनाया। As opposed to other types of towns, trading towns developed around such manufacturing centers. Many such towns also grew as a result of the products found in the region, both agricultural and manufactured, or because of its proximity to ports and major trade routes. Masulipatam and Surat were important trading towns of the medieval period. मछलीपत्तम और जो सूरत थे मध्यकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। अब हम यहाँ पर दिए गए दो केस स्टडी का अध्ययन करेंगे। पहला हम हम्पी के बारे में जानेंगे और दूसरा मसूलीपट्टनम के बारे में। तो आइए पहले हम हम्पी के बारे में जानते हैं। सिटी ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर, यानी हम्पी जो है वो वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। हम्पी कहाँ पर अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर है। द फाउंडर ऑफ द सिटी वाज हरिहर हु एस्टेब्लिश्ड द विजयनगर किंगडम इन 1336। इस नगर के संस्थापक हरिहर थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। इट रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर टिल 1556। और ये हम्पी जो था 1556 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। इट वाज चोजन एज द कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि इसका रणनीतिक लोकेशन बहुत अच्छा था, इस वजह से इसे राजधानी बनाया गया था। इट वाज नॉट ओनली बाउंडेड बाय द रिवर तुंगभद्रा बट ऑल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय क्लिफ्स ऑन 3 साइड्स। ये इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसके एक तरफ तुंगभद्रा नदी से ये घिरा हुआ था और 3 क्षेत्रों में ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। टू एड टू इट्स एडवांटेज द सिटी वाज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड। इसके अलावा ये हम्पी नगर जो था वो सूती वस्त्र यानी कॉटन, कपास और मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। हम्पी द 15th and 16th centuries was thronged by the Muslim merchants, Chetis and European traders like the Portuguese। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में हम्पी में जो मुस्लिम सौदागर थे, चेतीज थे और यूरोपीय व्यापारी जैसे पुर्तगालियों ने यहाँ पर आकर अपना व्यापार किया। द नेम हम्पी इज एन
anglicized version of the Kannada Hampi, which is derived from Pampa, the ancient name for the Tungabhadra river. यानी हम्पी नाम कैसे पड़ा इसका? तो हम्पी जो है पंपा नदी के तट पर था। पंपा, तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम पंपा था। उसी से कन्नड़ भाषा में हैम्पी से कहा गया और बाद में जब इसका अंग्रेजी वर्जन आया तो इसे हम्पी कहा जाने लगा। ओवर द ईयर्स इट हैज़ ऑल्सो बीन रेफर्ड टू एज विजयनगर एंड विरूपाक्षपुरा, यानी विरूपाक्ष वाज द पैट्रोन डीटी ऑफ द विजयनगर रूलर्स, यानी विरूपाक्ष जो थे वो एक पूज्य देवता थे विजयनगर शासकों के। तो हम्पी को पहले विजयनगर के नाम से भी जाना जाता था और विरूपाक्षपुर के नाम से भी जाना जाता था। हम्पी लोकेटेड विद द ruins ऑफ विजयनगर, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यानी हम्पी जो है, जो खंडहर है विजयनगर साम्राज्य का, जो कि विजयनगर साम्राज्य का पुराना राजधानी भी था। एज द विलेज इज एट द ओरिजिनल सेंटर ऑफ विजयनगर, इट इज समटाइम्स कंफ्यूज विद दिस ruined सिटी। हम्पी इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ ruins। हम्पी को खंडहरों का नगर भी कहा जाता है। पॉसिबली प्रीडेटिंग द सिटी ऑफ विजयनगर, दिस विलेज कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट religious center housing the Virupaksha temple. The village of Hampi contains several other monuments belonging to the old city. It extends into some of the old ceremonial streets of Vijayanagar. तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने की वजह से हम्पी बहुत प्रसिद्ध था। नेम ए ग्रेट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु वाज ऑल्सो ए फेमस बिल्डर। आपको विजयनगर साम्राज्य के एक शासक का नाम बताना है जो एक मशहूर और विख्यात निर्माता भी था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट स्टडी जो हम करने जा रहे हैं, केस स्टडी, वो है मछलीपत्तम। मछलीपत्तम और मछलीपत्तनम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। यानी मछलीपत्तम या मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, भारत के पूर्वी तटीय इलाके में, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। इट वाज ऑल्सो नोन एज मछलीपत्तनम भी इसको कहते हैं। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम ए गेटवे टू द सिटी डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ फिश। इस नगर को मछलीपत्तनम क्यों कहते हैं? इस नगर का नाम मछलीपत्तनम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दरवाजे के ऊपर जहाँ पर प्रवेश द्वार है वहाँ पर मछली की आँखों से इसके द्वार को सजाया गया है। इट स्टैंड्स ऑन द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा। ये मछलीपत्तम जो है कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित है। द सिटी वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी बाय अरब ट्रेडर्स। इस नगर का निर्माण या इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने किया था और यह एक मध्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। एज अर्ली एज द पीरियड ऑफ द सातवाहन इट वाज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी। सातवाहन के काल में यह एक महत्वपूर्ण पोत नगर था या बंदरगाह नगर था। द सिटी वाज कैप्चर्ड बाय नरसिम्हा ऑफ द विजयनगर एम्पायर आफ्टर डिफिटिंग द गजपतिज ऑफ ओडिशा। द सिटी वाज कैप्चर्ड, इस नगर पर नरसिम्हा जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उन्होंने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। जब उन्होंने आफ्टर डिफिटिंग द गजपति ऑफ उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित करने के बाद नरसिम्हा ने इस नगर पर कब्जा कर लिया। द प्लेस रोज इनटू प्रोमिनेंस इन द 17th century because the Europeans wanted to trade with India and the Southeast Asian country। और यह जगह जो है मछलीपत्तम महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि ये महत्वपूर्ण कब हुआ, इसका प्रभाव कब बढ़ा? 17वीं शताब्दी में, जब यूरोपीय व्यापारी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करना चाहते थे तो वे इस मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए 17वीं शताब्दी में इस नगर का महत्व बढ़ गया। In 1605 the Dutch opened
negotiation with Golconda and established factories at मछलीपत्तनम। और 1605 में जो नीदरलैंड के व्यापारी थे यानी डच लोग जो थे वो मछलीपत्तनम में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा से समझौता कर लिया। वेरी सुन द इंग्लिश ऑल्सो सेटअप देयर सेंटर्स एट मछलीपत्तनम। और बहुत जल्द ही अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। इन 1686 द डच सीज द टाउन बट बिकॉज ऑफ the फरमान of the Mughal emperor, the English were allowed to reopen their factory। 1686 में डचों ने इस नगर पर कब्जा जमाया, उसको सीज कर लिया, लेकिन मुग़ल शासक के फरमान के वजह से, फरमान यानी ऑर्डर के वजह से, जो मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ पर अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। इस वजह से अंग्रेज़ों का यहाँ पर आधिपत्य हुआ। लेटर मछलीपत्तनम वाज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच। बाद में यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ। बट सून इट वाज पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश। लेकिन बहुत जल्द ही ये नगर जो था अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी व्हेन द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बम्बे, जो आज मुंबई है, कलकत्ता जो आज कोलकाता है, और मद्रास जो अब चेन्नई है, मछलीपत्तनम लॉस्ट इट्स ओल्ड ग्लोरी एंड प्रोस्पेरिटी। और 18वीं शताब्दी के काल में, 18वीं शताब्दी के दरमियान, जब कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जो थे वो इस नगर को छोड़कर बम्बे, कलकत्ता और मद्रास की ओर जब अपना रुख कर लिया, तो जो मछलीपत्तनम का जो महत्व था और उसकी जो समृद्धि थी वो कम हो गई। अब सूरत और गेटवे टू द वेस्ट एशिया। अब हम सूरत का भी अध्ययन कर लेते हैं जो गुजरात में है। सूरत इज ए पोर्ट सिटी लोकेटेड इन गुजरात। यह भी एक बंदरगाह नगर है जो गुजरात में है। इन द 13th सेंचुरी सूरत वाज जस्ट ए हैमलेट बट ग्रेजुअली इट इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग टाउन। 13वीं शताब्दी में यह व्यापारिक शहर के या व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ। इट वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, यानी पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए ये एक दरवाजे की तरह काम करता था। वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, यानी गल्फ की खाड़ी, हॉर्मुज की खाड़ी से होते हुए यहाँ से पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। द सिटी वाज फेमस फॉर इट्स कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर एंड इट्स जेरी बॉर्डर्ड। मूव टू द नेक्स्ट पेज। यानी ये जो नगर था वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। विच हैज ए रेडी मार्केट इन वेस्ट एशिया, जिसकी मांग पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इट वाज ऑल्सो कॉल्ड द गेट ऑफ मक्का एज मेनी शिप्स सेल्ड फॉर पिलग्रिमेज फ्रॉम देयर। यानी मक्का से भी यहाँ पर बहुत तीर्थयात्री यहाँ आते थे तीर्थाटन के लिए, इसलिए इसको मक्का का दरवाज़ा यानी गेट ऑफ मक्का भी कहते थे। सूरत हैड सेवरल मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, रेस्ट हाउसेज एंड पार्क्स फॉर द पीपल। सूरत में बहुत से विशाल, बहुत शानदार भवन थे, यहाँ पर रेस्ट हाउसेज थे और लोगों के लिए बाग बगीचे या उद्यान थे। इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी कुतुबुद्दीन आफ्टर डिफिटिंग द किंग ऑफ अहिलवाड़ा एडवांस एज फार साउथ एज सूरत। और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ने अहिलवाड़ा के राजा को पराजित करने के बाद सूरत की ओर रुख किया। इन 1347 द ट्रूप्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्लंडर्ड दिस प्लेस। और 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के जो सैनिक थे उसने इस नगर को, इस स्थान को लूट लिया। इन 1373 फिरोज शाह तुगलक बिल्ट ए फोर्ट हियर। 1373 में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर एक किला बनवाया। द मॉडर्न सिटी वाज फाउंडेड बाय गोपी, अ रिच हिंदू मर्चेंट। और जो आधुनिक सूरत नगर है इसका निर्माण एक बहुत ही समृद्ध हिंदू सौदागर या हिंदू व्यापारी गोपी नाम का जो व्यापारी था उसने इसका निर्माण करवाया। इन 1573 अकबर ऑक्युपाइड द सिटी एंड इट रिमेन्ड अंडर द मुगल्स फॉर 160 ईयर्स। और 1573 में इस नगर पर अकबर ने अपना नियंत्रण किया और मुगलों का इस नगर पर लगभग 160 वर्षों तक
शासन रहा। आफ्टर सम टाइम द पोर्टुगीज एंड द ब्रिटिश फाउट एमंग देमसेल्फ फॉर एन एसिडेंसी ओवर द सिटी, और बाद में यहाँ पर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई इस शहर पर आधिपत्य के लिए। इन 1612 द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री हियर। 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना पहला फैक्ट्री लगाया। सर थॉमस रो गॉट मेनी प्रिविलेजेज फ्रॉम जहांगीर फॉर द ब्रिटिश इन दिस प्लेस। सर थॉमस रो ने यहाँ पर बहुत से सुविधा प्राप्त किया मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। मीनवाइल द डच ऑल्सो एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री। इस बीच डचों ने भी यहाँ पर अपना कारखाना लगाया। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रूल इट वाज प्लंडर्ड ट्वाइस बाय द मराठाज अंडर शिवाजी। और जब औरंगजेब मुगल वंश का शासक था तो उस समय जो मराठा सरदार थे शिवाजी, उन्होंने 2 बार इस नगर को लूटा, कब्जा किया। बिकॉज ऑफ द मराठा रेड्स द ट्रेड इन सूरत डिक्लाइन। और मराठों के आक्रमण के समय सूरत का जो व्यापार था उसका कुछ ह्रास हुआ, पतन हुआ। एंड रेवेन्यू फ्रॉम द रीजन टू द मुगल स्टेट डिक्रीज। इन 1773 तेग बख्त खान गवर्नर ऑफ द सिटी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो 1773 ईस्वी में जो गवर्नर थे इस नगर के तेग बख्त खान, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। द ब्रिटिश एंड द डच कंटिन्यूड फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स। हालांकि यहाँ पर अंग्रेज और डच मछली पकड़ने का काम जारी रखा। ये दोनों यानी ब्रिटिश, अंग्रेज और डच जो थे यहाँ पर उत्पन्न संकट के बीच मछली पकड़ने का काम करते रहे। इन 1799 द लास्ट नवाब डाइड एंड द गवर्नमेंट वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। 1799 में जो अंतिम नवाब थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात ये जो नगर था वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। इन 1800 इट बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट। 1800 ईस्वी में ये जो सूरत था महत्वपूर्ण नगर, वह एक जिला में तब्दील हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग क्लास, यानी व्यापारिक वर्ग का विकास कैसे हो। देयर वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। विभिन्न प्रकार के व्यापारी थे। सम वेयर नोमैड ट्रेडर्स, कुछ घुमंतु थे जिसे बंजारा भी कहते थे। हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने व्यापार के सिलसिले में जाते थे। द ट्रेडर्स जनरली मूव्ड इन ग्रुप्स। आमतौर पर ये व्यापारी जो थे समूह में चलते थे। एज दे हैड टू पास थ्रू फॉरेस्ट एंड रफ टेरेन्स वेयर दे फेस द डेंजर्स ऑफ रॉबरी। और वो समूह में इसलिए चलते थे क्योंकि उन्हें जंगलों और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर गुजरना होता था जहाँ पर लूटपाट की आशंका थी। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे फॉर्म गिल्ड्स और एसोसिएशन। और वे अपने को बचाने के लिए एक संगठन बनाया जिसे गिल्ड्स कहते थे। देयर वेर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया बट द मोस्ट फेमस वंस वेर द मनीग्रामम एंड द नंदेशी। ये गिल्ड यानी जो संगठन बनाए थे उन्होंने, जो व्यापारियों ने अपना संगठन बनाया था उसे मनीग्रामम और नंदेशी के नाम से जानते थे। दे कैरिड ऑन ट्रेड विथ साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो ये जो व्यापारी थे वे अपना व्यापार दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ करते थे। द गुजराती ट्रेडर्स along with the Hindu बनियाज and Muslim बोहराज traded with the ports of East Africa, Persian Gulf, Red Sea, South East Asia and China। और गुजराती व्यापारी जो थे वो हिंदू व्यापारियों जिन्हें बनिया कहते थे और मुस्लिम व्यापारी जिन्हें बोहरा कहते थे, वे लोग दक्षिण, ये व्यापारी जो थे यानी गुजराती व्यापारी और हिंदू व्यापारी जिन्हें बनिया कहते थे और मुस्लिम व्यापारी जिन्हें बोहरा कहते थे, ये पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी, लाल सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ व्यापार करते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेज इन दिस पोर्ट्स। वे इन बंदरगाहों के माध्यम से कपड़े और मसालों का व्यापार करते थे।
इन रिटर्न ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, और बदले में वे सोना और आइवरी अफ्रीका से लाते थे। दे ऑल्सो बॉट स्पाइसेज, टीन, चाइनीज ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, और वे जो है मसाले, टीन और चाइना में बने हुए ब्लू पोट्री और चांदी दक्षिण पूर्व एशिया से खरीदते थे। द मर्चेंट्स हु डेल्ट इन स्पाइसेज एंड क्लॉथ्स अर्न ग्रेट प्रॉफिट्स, और जो व्यापारी मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे उन्हें बहुत बड़ी मुनाफा प्राप्त होती थी। बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन द यूरोपियन मार्केट, क्योंकि यूरोप के बाज़ारों में इन चीज़ों की बहुत बड़ी मांग थी, इसलिए इन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होता था। द मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कमिंग ऑफ न्यू ट्रेडर्स, यानी नए व्यापारियों का उदय हुआ। द सर्च फॉर स्पाइसेज एंड टेक्सटाइल्स एंड देयर इंक्रीजिंग डिमांड्स इन द यूरोपियन मार्केट लेड द यूरोपियन powers like the English, French and Dutch to form the East India Company for their commercial activities in the East. जब यूरोप के बाज़ारों में कपड़ों और मसालों की मांग बढ़ गई, तो जो यूरोपियन व्यापारी थे जैसे अंग्रेज, फ्रेंच और डच, वो भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करके यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाने लगे। द सुपीरियर नेवल पावर ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स गेव देम एन एडवांटेज ओवर द इंडियन ट्रेडर्स हु इवेंचुअली बिकेम देयर एजेंट्स। अब चूँकि ये जो थे नौवहन के क्षेत्र में ये शक्तिशाली थे, तो इसलिए उन्हें कुछ अपर हैंड था भारत के व्यापारियों की तुलना में, और भारत के व्यापारी अंततोगत्वा उनके एजेंट बन गए। अमॉन्ग्स्ट ऑल दीज पावर्स द ब्रिटिश इमर्ज द विक्टर्स, और इन सभी शक्तियों में अंग्रेज यानी ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली साबित हुआ, और उसने भारत में राजनीतिक और व्यावसायिक नियंत्रण हासिल कर लिया। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टेक्सटाइल लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एसोसिएटेड एक्टिविटीज लाइक वेविंग, स्पिनिंग, डाइंग एट्सेट्रा। और जब कपड़े की मांग बढ़ गई तो इसके विस्तार के लिए जो अन्य क्रियाकलाप होते थे जैसे वेविंग यानी बुनकर का काम, स्पिनिंग कताई का काम, और डाइंग रंगाई का काम, ये काम भी विकसित हुए। द मूव टू द नेक्स्ट पेज। बट द लोकल क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस एज दे ओनली रेप्लिकेटेड द डिजाइंस सप्लाइड ऑफ देम बाय द कंपनीज एजेंट। लेकिन जो हमारे देश के स्थानीय दस्तकार या कारीगर थे वो अपनी स्वतंत्रता खोते चले गए, क्योंकि अब जो था कंपनी के जो एजेंट थे जो सप्लाई करते थे उन्हीं का ये लोग नकल करते थे, रेप्लिकेट करते थे। ओवर टाइम दे लॉस्ट देयर क्राफ्ट ऑल टुगेदर टू द मशीन मेड क्लॉथ्स विच फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। और समय बीतने के साथ ये हमारे देश के जो दस्तकार थे और हमारे देश की जो दस्तकारी थी वो मशीन से बनाए गए कपड़ों के वजह से, चूँकि मशीन निर्मित कपड़े हमारे देश में बड़े पैमाने पर आने लगे 18वीं और 19वीं शताब्दी में, इस वजह से हमारे जो स्थानीय दस्तकार थे वो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता। टाउन्स लाइक बम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, जिनका आपको पहले ही बताया गया है कि नाम बदल चुका है। बम्बे को अब हम मुंबई कहते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, और कलकत्ता का नाम अब कोलकाता हो चुका है। बिकेम द न्यू सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में ये जो व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। द चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट ड्यूरिंग दिस पीरियड वुड बी एक्सप्लेन्ड लेटर। अब जो बदलाव हुए, द चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी मध्यकाल में जब बदलाव हुए तो इस पर चर्चा आप इसके बारे में जानकारी आप बाद में लेंगे, यानी अपर क्लासेज में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। अब हम एक ग्लोबल कनेक्शन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो बॉक्स में दिया गया है ग्लोबल कनेक्शन यानी वैश्विक जुड़ाव जो था, इसको भी आप समझिए। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। In the 15th century, European sailors, especially from Portugal and Spain, undertook
प्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशंस ऑफ सी रूट्स, यानी 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नौसैनिक थे या सेलर्स थे यानी नाविक थे, खासकर पुर्तगाल और स्पेन से, उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया। द फर्स्ट ग्रेट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर अननोन रीजन came about largely through the efforts of Prince Henry the Navigator of Portugal 1394 and 1460 and the mariners he gathered about him। तो पहला जो सिस्टमेटिक प्रयास हुआ अज्ञात क्षेत्रों की खोज का, वह काम जो है प्रिंस हेनरी ने किया, जो पुर्तगाल का एक बहुत ही कुशल नेविगेटर था यानी नाविक था। वास्को डी गामा, a Portuguese sailor, was one of those who sailed across the Atlantic to the African coast। और पुर्तगाली नाविकों में से प्रमुख था वास्को डी गामा, जिसने अटलांटिक से लेकर अफ्रीकन कोस्ट तक समुद्री यात्रा की। विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड विंड्स ही रीच्ड इंडिया इन 1498 और एंड रिटर्न टू लिस्बन विथ ए वैल्यूएबल कार्गो फुल ऑफ स्पाइसेज। यानी अपने एक्सप्लोरेशन के दरमियान वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट, जो केरला में है, वहाँ पहुँचा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, और वह जब लौटा यहाँ से तो पूरा कार्गो जो है मसालों से भरकर यहाँ से ले गया। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, वहाँ पर वह मसालों से भरा हुआ जहाज लेकर पहुँचा। However, in this venture he lost 2 of his 4 ships। वह 4 जहाज लेकर आया था और इस यात्रा के दरमियान उसके 2 जहाज जो पानी के जहाज थे वो नष्ट हो गए। He had started the journey with 170 men on board but only 54 survived। यानी उसने जब यात्रा प्रारंभ की थी तो उनके साथ 170 लोग थे, लेकिन जब वापस लौटा तो उनमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी और केवल 54 यानी 54 लोग ही बचे थे। वास्को डी गामा सर्टेनली ओपन द रूट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। यानी वास्को डी गामा ने ही भारत के लिए भारत का जो मार्ग था, समुद्री मार्ग, उसको यूरोप के लिए खोला। विच प्रूव टू बी एक्सट्रीमली lucrative। After him many English, Dutch and French companies also traveled to India to trade with Indian merchants। और वास्को डी गामा की खोज के बाद यहाँ पर बहुत सी व्यापारिक कंपनियाँ जैसे इंग्लिश, डच और फ्रेंच भी आए और भारतीय सौदागरों के साथ व्यापार किया। द पोर्टुगीज वे आर नॉट एलोन इन सर्चिंग फॉर न्यू रूट्स। और ये नए मार्गों को पता लगाने वाले पुर्तगाली ही नहीं थे, बल्कि in 1492 even before Vasco da Gama made his voyage, Christopher Columbus, an Italian, sailed under the flag of Spain into the Atlantic with the assumption that the earth was round and therefore decided to sail westwards across the Atlantic Ocean to find a route to India। इसके पहले क्रिस्टोफर कोलंबस, जो एक इटली का रहने वाला था, उसने भी समुद्री यात्रा की थी 1492 में, और वो जो यात्रा उसने आरंभ की थी वो स्पेन के ध्वज तले की थी। और इनटू द अटलांटिक विद द assumption दैट द अर्थ वाज राउंड, और उसे ये ज्ञात था कि पृथ्वी गोल है। एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू सेल वेस्टवार्ड्स अक्रॉस द अटलांटिक। इसलिए उसने अटलांटिक महासागर के पश्चिम की ओर अपने नौका को ले जाने का प्रयास किया, ताकि भारत की मार्ग यानी भारत के समुद्री मार्ग की खोज हो सके। सिंस हिज कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप टू एशिया वाज इनकरेक्ट। चूँकि उसने जो गणना की थी यूरोप से भारत की या एशिया की दूरी के बारे में जो अनुमान लगाया था वो इनकरेक्ट था, गलत था। ही लैंडेड इन द आइलैंड विच ब्लॉक द वेस्टवर्ड मूवमेंट टू द ओरिएंट। दिस न्यू लैंड वाज नेम्ड द वेस्ट इंडीज। तो वो उसका जो अनुमान था वो गलत निकला, इसलिए वो एक टापू पर पहुंच गया। लैंडेड इन द आइलैंड विच ब्लॉक
द वेस्टवार्ड मूवमेंट ऑफ द ओरिएंट, दिस न्यू लैंड वाज नेम्ड द वेस्ट इंडीज। और वो जो नया आइलैंड पर जो लैंड किया उस क्षेत्र को हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, जो द्वीपों का एक समूह है। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द concept, find out difficult words, write down difficult words in your notebooks, and try to find the meaning using a dictionary. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.